माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका लॉजिकल एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जगदीश कुमार। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए, अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे सभी शाखा साथियों को, मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मेरे साथियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो है हमारा डाटा सेपेंसिटी, जिसे हम हिंदी में आंकड़ों की पर्याप्तता बोलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमारे हर वनडे एग्जाम्स में इस टॉपिक से लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स का हिस्सा हों, किसी भी एग्जाम्स को टारगेट करते हो, किसी या तो आप सेंट्रल लेवल हो या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, कोई भी गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन टॉपिक्स में बेस कंसेप्ट की बात करेंगे। पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, डेप्थ तक सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर सभी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, जीरो टू एडवांस की बात करेंगे इसमें। पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पहले सीखना है, क्या क्या नहीं सीखना है। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर हम हर प्रकार के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें रीजनिंग के जितने बार टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडिविजुअली टॉपिक्स से लेकर, चाहे वो आपका डिसीजन, चाहे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, रैंकिंग हो, पजल हो, या फिर इनक्वालिटीज हो, या फिर क्लॉक हो, कैलेंडर हो, एनालॉगी हो, क्लासिफिकेशन हो, ऑड वन आउट हो। बहुत सारी टॉपिक्सों से लेकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बनते भी हैं और पूछे जाते भी हैं। या मैं मैथ की बात करूँ, मैथ के भी बहुत सारी टॉपिक्सों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। औसत हो, या टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो, या फिर मैं बात करूँ CISI हो, कोई भी टॉपिक्स हो। मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि आने वाले समय में इस टॉपिक से लेकर 50% रीजनिंग के क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं, डेप्थ तक सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर चर्चा करेंगे। फिर हम हर प्रकार के क्वेश्चंसों को देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों, एक बार इस सेशन को अपने मित्रों को साथ शेयर करें। आइए बात करते हैं कि इसमें पहले हम ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शन कैसे बनते हैं। इसमें 5 ऑप्शंस बनते हैं और वो 5 ऑप्शंस होते हैं कि जैसे, पहले मैं क्वेश्चंस की बात पीछे करूँगा, ऑप्शंस की बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमें एग्जामिनर चेक करना चाहता है, हमें इस टॉपिक के क्वेश्चंसों में हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना होता है, बस हमें ये चेक करना होता है कि हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मून शब्द का कोड ज्ञात कीजिए। तो एक हमें क्वेश्चंस दिए आ जाता है, फिर उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 2 कथन दिए जाते हैं। और पहले कथन है हमारा, CR मून को TAJA ऐसे लिखा जाता है। सेकंड है हमारा, CR माई टीचर्स को TAPAJNA लिखा जाता है। तो मून का क्या होगा? पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ऑप्शंस की, जब फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, यदि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकल पा रहा है तो हमारा फर्स्ट से, और सेकंड से नहीं निकल पा रहा है तो सेकंड से नहीं निकल पा रहा है तो हम ऑप्शन क्या चूज करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे? यदि केवल पद कथन फर्स्ट का डाटा पर्याप्त है जबकि सेकंड का डाटा अपर्याप्त है। कहने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशियंट, केवल उत्तर देने के लिए फर्स्ट कथन पर्याप्त है। सेकंड, फर्स्ट से आंसर नहीं निकल रहा और सेकंड से आंसर निकल रहा है तो यहाँ पे कहेंगे हम ओनली सेकंड स्टेटमेंट सफिशियंट। थर्ड हमारा ऑप्शन कि हमारा पहले से भी आंसर भी निकल रहा है और दूसरे भी से निकल रहा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं, यदि केवल कथन फर्स्ट या केवल कथन सेकंड का डाटा पर्याप्त है, दोनों सफिशियंट है, अलग अलग, अलग अलग बोलेंगे। पहले से भी अलग अलग पहले से भी निकल रहा है और सेकंड से भी निकल रहा है, दूसरे भी से निकल रहा है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यदि दोनों कथन फर्स्ट तथा केवल सेकंड दोनों का डाटा अपर्याप्त है, न तो हमारा पहले से निकल रहा है न दूसरे से निकल रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हम दोनों से भी नहीं निकल रहा है हमारा आंसर। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा, यदि दोनों कथन फर्स्ट तथा सेकंड कथन दोनों का डाटा पर्याप्त है, फर्स्ट से और सेकंड से मिलकर दोनों से निकल रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसमें क्या देखना चाहता है हमें। जैसे कि बहुत, तुमने देखा होगा कि हमें एक यहाँ पे दे दिया 2.5 लाइन का, 3 लाइन का क्वेश्चन दे दिया और बस हमें छोटे से क्वेश्चन पूछता है।
वहाँ पे आपने देखा होगा या तो फुल स्टॉप या फिर पूर्ण विराम लगा होता है। क्वेश्चन छोटी सी लाइन का होता है, बस हमें इतना दे रखा होता है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ते-पढ़ते समझ पा रहे हैं या फिर पढ़ के पूरा जब समझ पाएँगे या फिर समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें क्वेश्चंस इसमें सॉल्यूशन नहीं निकालना होता है, सॉल्व नहीं करना होता है, बस हमें ये चेक करना होता है कि हम यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस लिख रखा है कि मून शब्द का कोड ज्ञात कीजिए, फर्स्ट से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, सेकंड से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सपोज दैट आप ये सोचिए कि आप यूपीएसआई हैं, आपके अंडर में 2 पुलिस कांस्टेबल भी रहते हैं और आपको कोई काम सौंपा गया है कि आपको ये काम कराना है। आपने दोनों पुलिस वालों को भेज दिया कि आप ये काम करके आओ। वो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद लौटेगा, सर वो काम हमसे नहीं हुआ। फिर आप बोलें उनसे कि ये तो मेरे को पहले ही पता था कि आपसे नहीं होगा। जब आपको पता था तो आपने क्यों भेजे? दूसरों की सलाह लेते या फिर उनसे नहीं हो रहे हैं तो और कोई उनकी जगह भेजते या फिर और आदमी भेजते उनके साथ। हमें ये देखना होता है, हमें यही सोचना है कि हमें आंसर नहीं निकालना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्व क्वेश्चन नहीं करना है। हमें ये देखना है कि मून शब्द का कोड हम ज्ञात कर सकते हैं पहले से कि नहीं। यहाँ पे क्या है, मून शब्द का कोड हम पहले से कर सकते हैं स्टेटमेंट से कि नहीं, नहीं कर सकते हैं तो ये गलत है। फर्स्ट से भी नहीं निकाल सकते, फर्स्ट से भी नहीं निकाल सकते। सेकंड को चेक करते हैं एक बार, शी आर माई टीचर्स को TAPA J और NA लिखा जाता है तो नहीं निकाल सकते, इसमें मून है नहीं है तो इससे भी नहीं निकाल सकते। ठीक, अब बात करता हूँ कि हम दोनों को मिलाकर देखते हैं, मर्ज करके देखते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा CR और CR दोनों हमारे ये मिल गए तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, CR और CR यहाँ पे दोनों मिल गए। हमें आंसर नहीं निकालना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, CR और CR दोनों मिल गए तो हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, TA TA और JA, TA और JA। तो मून का क्या निकला है हमारा, ऐसे। बस, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या सेलेक्ट करेंगे हम, क्या करेंगे हम, ऑप्शन करेंगे हमें कि न तो फर्स्ट सफिशिएंट न सेकंड सफिशिएंट। जब हम दोनों को मर्ज किया तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पर कि हमारे दोनों से मिलाकर निकाला गया है। यहाँ पर आएगा फिफ्थ ऑप्शन, यदि दोनों कथन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों का डाटा पर्याप्त है, दोनों से मिलकर। मैं आपको ये जरा, कृष्णा का जन्म दिनांक, कृष्णा का जन्म किस दिनांक को हुआ था, किस डेट को हुआ था? सेकंड क्वेश्चन से हमारा ये है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, कृष्णा की माँ को याद है कि कृष्णा का जन्म 15 मार्च के बाद तथा 18 मार्च से पहले हुआ था। तो 15 मार्च और 18 मार्च से हो सकता है 16 को हो, 17 को, कन्फर्म नहीं है तो हम पहले से भी नहीं निकाल सकते, पहले गलत। सेकंड को देख सकते हैं, कृष्णा के पिता को याद है कि कृष्णा का जन्म मार्च 2009 में तीसरे गुरुवार को हुआ था, मतलब तीसरे बृहस्पतिवार को हुआ था, गुरुवार को हुआ था, थर्सडे को हुआ था। तो इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन करेंगे हम, ओनली ओनली सेकंड, सेकंड सफिशिएंट, सफिशिएंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि PQRS और T में सबसे लंबा कौन है? फर्स्ट है हमारा P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है लेकिन T से छोटा है। कौन कौन, P। तो इससे तो हमें निकल के नहीं आया, फर्स्ट से नहीं निकल रहा है हमारा। तो इसमें तो 3 लोगों की बात की है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड को देख सकते हैं, एस केवल टी से छोटा है, एस केवल टी से छोटा है। जो एस है वो केवल किससे छोटा है, टी से। तो इसमें हमारे हो कन्फर्म दे दिया कि एस केवल टी से छोटा है, एस केवल टी से छोटा है और 3 व्यक्तियों से क्या है, बड़ा है। तो इसमें 5 लोगों की बात की है और आप सोच रहे होंगे कि इसमें 3 लोगों की बात की है। नहीं, इसमें 5 लोगों की बात की है। एस केवल टी से छोटा है, एस केवल टी से छोटा है तो हमारा आंसर देने के लिए ओनली सेकंड सफिशिएंट, ओनली सेकंड सफिशिएंट। ठीक है, ओनली सेकंड सफिशिएंट। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से हमारा, क्या डी एक विषम संख्या है?
क्या डी एक विषम संख्या है? डी को एक विषम संख्या से गुणा करने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम इससे निकाल सकते हैं, पहला हमारा सफिशियंट है। एक बार सेकंड को भी चेक कर सकते हैं कि डी 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है तो हमारी कौन सी होगी? डी हमारी 2 से विभाजित नहीं है तो हमारी कौन सी होगी? विषम संख्या होगी, और संख्या होगी। तो ये भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड सफिशियंट दोनों मिलकर नहीं, दोनों अलग अलग देने के लिए, इससे भी हमारा आंसर निकल रहा है, इससे भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट से भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं और सेकंड से भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं। बहुत सफिशियंट नहीं बोलना है यहाँ पे बोलना है फर्स्ट से भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं और सेकंड से भी आंसर निकाल पा रहे हैं। दोनों अलग अलग उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की संख्या क्या है? तो देखिए 2 अंकों का योग 12 है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। 2 अंकों का योग 12 है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है। हो सकता है कि 11 + 1 12, 8 + 4 12, 7 + 5 12, 6 + 6 9 + 3, ठीक है, 10 + 2 12, और भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा? सेकंड स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। तो यहाँ से हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सी संख्या लें, तो फर्स्ट से तो हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा है। सेकंड है हमारा, दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दोगुना है। मतलब जो यूनिट प्लेस है उसका दोगुना है कौन? 10 वाला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इसमें से तो बहुत सारी हैं, कन्फर्म नहीं कर सकते, इससे भी हम आंसर नहीं निकाल पा सकते हैं। सेकंड भी हमारे नहीं निकाल, न तो हम फर्स्ट से दे पा रहे हैं नहीं सेकंड से दे पा रहे हैं। हम दोनों को मर्ज करेंगे, जब हम दोनों को मर्ज करेंगे, ना इससे निकाल पा रहे हैं ना इससे निकाल पा रहे हैं, जब हम दोनों को मर्ज करेंगे तो हम निकाल पा रहे हैं कि दोनों का अंकों का योग कितना होना चाहिए? 12। अंकों का योग 12 हो गया, 6 6 12 हो गया, 11 1 12 हो गया, 8 8 4 12 हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है कि इकाई के अंक का दोगुना है। तो ये देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एक ही है, कौन सा हमारा? 8 + 4 12 हो गया, और इकाई के अंक का दोगुना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा बोथ सफिशिएंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डाटा सफिशिएंट है, मिलाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, मिलाकर, ठीक है, दोनों फर्स्ट व सेकंड को मिलाकर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। किसी को भी डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। आइए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे मैंने, अब बात करते हैं हम 6 क्वेश्चंस की। मिंगल के कितने भाई हैं? मिंगल के कितने भाई हैं? और यहाँ पे लिख रखा है मिंगल इज ए गर्ल, मिंगल एक लड़की है। फर्स्ट क्या है? मिंगल का एक छोटा भाई है। अब मिंगल का, इससे हमें कोई कन्फर्म नहीं हो रहा कि मिंगल का एक छोटा भाई है। हो सकता है उससे बड़ा हो, और भी हो, या कितनी छोटे हैं। तो पहले से तो हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, पहले से तो हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। सेकंड देखते हैं, मिंगल के पिता का केवल एक पुत्र है। इसमें बोला है मिंगल के पिता का केवल एक पुत्र है, तो मिंगल के पिता का केवल एक पुत्र है तो मिंगल का एक ही भाई होगा। तो हम सेकंड, डाटा सफिशिएंट, ओनली सेकंड सफिशिएंट, ठीक है। तो अभी तक मैंने 6 क्वेश्चंस कराए। इसमें किसी को डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं आज के सेशन के लिए। आज के सेशन में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। आगे भी क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आइए देखिए। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे। एक और क्वेश्चन है हमारा मैथ से लेकर, मैंने मैथ और रीजनिंग के दोनों टॉपिक्सों के क्वेश्चन वहाँ पर लेके आया हूँ। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, अलमारी को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलमारी को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, अलमारी का क्रय मूल्य
5,000 रुपये, मतलब अलमारी का जो वो है क्रय मूल्य है, ठीक है, जो CP है वो कितना है हमारा 5,000 रुपये। तो इससे कन्फर्म नहीं है, नहीं निकाल पाती, नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड क्या है, अलमारी का विक्रय मूल्य कितना है 6,000 रुपये, जो CSP हमारा सेलिंग प्राइस है तो वो कितना है 6,000 रुपये, इससे भी नहीं निकाल पा रहे। हम दोनों को कंबाइन मर्ज करके देखते हैं तो निकाल पाएंगे। यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट हमारा जो होता है वो किस पर होता है, लॉस या प्रॉफिट होता है हमारा CP पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीपल 100, ये होता है। आपने बहुत सारी टीचर्सों से पढ़ा होगा, टीचर मैथ के टीचरों से आप कंपटीशन का हिस्सा हैं तो पढ़ते भी होंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं जो हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमारा CP पे ही होता है, कॉस्ट प्राइस पर भी होता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना है 5,000, और हमारा यहाँ पे CP और SP लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 5,000 और हमारा CP कितना है 6,000, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 1,000 का, यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। और जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो कितने किस पर होता है, CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, मल्टीपल 100। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, फॉर्मूला कह सकते हैं। 1,000 से 5,000 5 बार कटेगी, और 5 से ये कितनी बार कटेगा 20। तो यहाँ से हमारा आया 20%। हालांकि में हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, बस आपको ये देखना है कि हमें फर्स्ट से निकाल सकते हैं या सेकंड से निकाल सकते हैं, या फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर नहीं निकाल सकते, या फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर निकाल सकते हैं, या फर्स्ट सफिशिएंट है या सेकंड सफिशिएंट नहीं है, या सेकंड सफिशिएंट है फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड मिलाकर मिलाकर उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है। आइए 8 क्वेश्चंस की बात करता हूँ, 8वें क्वेश्चंस की। PQRS और T एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। R के तुरंत दाईं ओर कौन है, ठीक है, बात करते हैं। आइए, पहला है हमारा स्टेटमेंट, P और T के बीच S बैठा है। P और T के बीच कौन बैठा है, S बैठा है। कन्फर्म नहीं है कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। P और T के बीच S बैठा है। हो सकता है कि एक और कंडीशन हो ये वाली, कि S के इधर राइट में तो हो सकता है कि लेफ्ट में हो T और P यहाँ पर हो, तो हमारे पहले से तो नहीं निकला, हम कन्फर्म नहीं कर पाए, या न आर की चर्चा हुई। सेकंड, टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है कौन, क्यू। टी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू। न इससे निकल पाया। अभी न तो हमारा फर्स्ट सफिशिएंट है न सेकंड सफिशिएंट है, जब दोनों को मर्ज करूंगा जब देखते हैं, जब दोनों को मर्ज करेंगे जब देखते हैं। तो यहाँ पे टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो टी के तुरंत बाईं ओर तो यहाँ तो आएगा नहीं, इसमें मर्ज हो जाएगा। टी के बाईं ओर कहाँ बैठा है, क्यू, यहाँ पर बैठा है, और कौन बचा, आर। तो हमारा दोनों को मिलाकर आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, मिलाकर फर्स्ट एंड सेकंड, नॉट फर्स्ट सफिशिएंट नॉट सेकंड सफिशिएंट, सिंगल, दोनों को मर्ज किया, फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों सफिशिएंट हैं उत्तर देने के लिए। आइए, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में इस टॉपिक से लेकर हर टॉपिक से लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो मैंने CPSP से लेकर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर क्वेश्चन है, और ये हमारा डायरेक्शन से लेकर क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन है हमारा 9वां, क्यू ने जब चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में था, उसका मुख किस दिशा में था। आइए बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्यू पश्चिम की ओर 30 मीटर चला। क्यू पश्चिम की ओर कहाँ पे चला, 30 मीटर, 30 मीटर्स चला। क्यू पश्चिम की ओर 30 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और कहाँ कहाँ चला, 20 मीटर, 20 मीटर चला। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वो क्या पूछा था कि उसने
जब चलना बंद किया था तो वो किस दिशा में मुख करके हुआ खड़ा था। तो पहले से भी हमारा आंसर निकल रहा है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। क्यों पूर्व की ओर 30 मीटर चला। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है क्यू नाम का बंदा और पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलने के बाद और रुक गया। बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ेगा, इधर चलेगा 30 मीटर्स, अब रुक गया। तो ये कौन क्या पूछ रहा था कि लास्ट में जाके वो किस दिशा में फेस करके खड़ा है या पहुंच रख गया है। तो ये कौन सी थी हमारी, ये भी ईस्ट थी पहले से भी हमारी, और ये भी हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सेकंड भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट या सेकंड दोनों अलग अलग उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अलग अलग उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नो डाउट। मैंने आपको बताया कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बस हमें चेक करना होता है कि ये बंदा कितनी देर में क्वेश्चंस को टिक कर पा रहा है, कितनी जल्दी डिसीजन को कनेक्ट कर पा रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बस ये क्वेश्चंस होते हैं। आइए और भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, इसमें बात करते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन है। अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस की बात की, अभी हम और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, परिवार में कितने बच्चे हैं। शादी के समय दंपत्ति की औसत आयु 25 ईयर्स थी। आप समझते हैं दंपत्ति किसे कहते हैं, पति और पत्नी को। ठीक है, तो देखो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे गए और मैथ के भी क्वेश्चंस पूछे गए। मैं दोनों टॉपिक्सों के, दोनों सब्जेक्टों के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। शादी के समय दंपत्ति की औसत आयु 25 ईयर्स थी। तो दंपत्ति में मतलब पति पत्नी, शादी के समय, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। शादी के समय कितनी थी 2, औसत आयु क्या होती है, टोटल नंबर्स बट्टे टोटल नंबर्सों का योग बट्टे टोटल संख्या, तो कितना हो जाएगा 50 ईयर्स, 50 ईयर्स। ठीक है, तो पहले से भी हमारा उत्तर नहीं निकला है, पहले से हमारा उत्तर नहीं निकल पा रहा है, पहले से भी उत्तर नहीं निकल पाया। सेकंड की बात करें, शादी के 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 20 वर्ष हो गई। अब यहाँ पे परिवार की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, परिवार की बात। तो परिवार में कुछ बच्चे बड़े होंगे और वो नहीं पता कि कितने बड़े हैं। 4 वर्ष बाद, जब ये 4 वर्ष बाद बढ़े हैं तो 4 वर्ष इन दोनों की भी बड़ी होगी, पति और पत्नी की। तो ये कितनी हो गई होगी 55 ईयर्स, राइट। किसी को कोई डाउट, अपने एज पर तो रखी होगी ना। जब शादी के समय कितनी थी दोनों की 25 ईयर्स, टोटल कितनी होगी 50। जब 4 वर्ष बाद परिवार की बोल रहा है तो 4 वर्ष इनकी दोनों की बड़ी होगी। अब हम देख लेते हैं कि परिवार की बात कर रहा है तो ये दोनों तो रहे होंगे पति पत्नी। मेरा मानना तो ये है कि पति पत्नी तो रहे होंगे, प्लस 2 बच्चे 4 साल में हो सकता है, 4 तो नहीं होंगे। ये तो एक मूर्खतापूर्ण बात हुई कि एक अनपढ़ भी आदमी 4 वर्ष में 4 बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाल विकास भी यही कहता है कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच का गैप 4 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, दो दो बच्चे करके, 2 पति पत्नी 2 बच्चे, टोटल कितने हो गए 4, और कितनी औसत आयु हो गई 20, 4 मल्टीपल 20 बराबर 80 ईयर्स। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ रहा 22 साल। तो ये तो गलत है, 2 तो नहीं हुए होंगे, बच्चा एक ही हुआ होगा। तो कितना 2 तो पत्नी प्लस एक बच्चा, टोटल हो गया 3 मल्टीपल 20 ईयर्स। यहाँ से निकल के आएगा 60, और ईयर्स
और यहाँ से निकल के आएगा जब 660 से 58 लेस करेंगे तो बच जाएगा 2 ईयर्स का। ठीक है, हालांकि हमें आंसर नहीं निकालना होता है, न तो देखो पहले से निकला न सेकंड से निकला, दोनों को मर्ज किया तो हमारे दोनों को मिलाकर पर्याप्त उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सफिशियंट। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और वो क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस से 11 क्वेश्चन में। नगर आर नगर एम से किस दिशा में है? क्वेश्चन क्या है हमारा, नगर आर नगर एम से किस दिशा में है? तो देखो सॉल्व करते हैं। नगर एम नगर डी से नगर एम नगर डी से उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि आर और एम की, और यहाँ पे बात कर रहा है एम और डी की। तो पहले से तो निकल नहीं से रहा, पहला तो नॉट सफिशियंट। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कि एम के उत्तर पश्चिम दिशा में है, एम यहाँ पर होगा, एम का उत्तर पश्चिम दिशा किधर हुआ, ये नॉर्थ होता है, ये होता है तो यहाँ से होगा, और यहाँ पे हो गया एम। ठीक है, डी से, सॉरी डी है यहाँ पर। नगर एम नगर डी से उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो पहले से तो नहीं निकला, सेकंड मर्ज करके देखते हैं। नगर आर नगर डी से दक्षिण पूर्व दिशा में, नगर डी से कौन से दक्षिण पूर्व दिशा में, तो दक्षिण पूर्व दिशा में तो यहाँ पे हो गया कौन, आर। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एम से, न तो पहले से निकला न सेकंड से निकला, न तो फर्स्ट सफिशियंट एंड नॉट सेकंड सफिशियंट। दोनों को मर्ज करते हैं और देखते हैं। दोनों को जब मर्ज किया, दोनों मर्ज किए, तो यहाँ से हमें एम से किस दिशा में, और एम ये रही आर ये रही, तो दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे सखा साथियों, मैंने इसमें 11 क्वेश्चन की बात की। किसी को कोई डाउट समस्या तकलीफ परेशानी रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें मैंने 30 मिनट्स में 11 क्वेश्चन की बात की और डेप्थ तक सारी चीज़ों को सीखा समझा, कॉन्सेप्ट की बात की, बेसिक की बात की। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में जितनी बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सभी करे और सभी मैंने आपके सामने रखे। और सॉल्व कराने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बनते हैं। ठीक है, बस कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसको एक बार डेप्थ तक सीखा जाए, अच्छी तरह से सीखा जाए और उसकी तह तक जाया जाए। ये बोलते हैं ना कि कौन कहता है खुदा तेरा पता नहीं, कौन कहता है खुदा तेरा पता नहीं, ढूंढने की हद तक तो कोई गया नहीं। कोई भी कंसेप्ट सही, कोई भी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला या जितनी बार ट्रिक्स बनती हैं, जितनी बार फॉर्मूलाज बनते हैं, वो सभी कंसेप्ट से बनती हैं। क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर एंड वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, बहुत 4-5 टॉपिक इतनी डेप्थ तक पढ़ाए हैं कि शायद यूट्यूब पर हों या न हों। ऐसे ही मैंने आज से स्टार्ट कर दिया डाटा सिक्वेंसिंग। किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही मैं पर डे एक टॉपिक की क्लास लाता रहूँगा कंटिन्यू आपके लिए। मैं हमेशा तत्पर हूँ। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ठीक है, तो बस जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि कोई साथ दे या न दे, कोई साथ दे या न दे, तू चलना सीख ले। कोई साथ दे या न दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा अगवा, हर आग से हो जा अगवा, तू जलना सीख ले। बस जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि अपनों के प्यार के साथ
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। और आज एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज हैप्पी मदर्स डे है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा दिन नहीं है जो माँ के बिना है। बस माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। तो जय माँ सरस्वती, जय हिंद।